Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are starting with a new topic, that is measurement of matter. Okay, so ये 9th का 4th चैप्टर है. Okay, 4th चैप्टर है 9th का. स्टूडेंट्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल नहीं समझता. मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस प्रॉपर्ली देखोगे तो आपको इससे इजी कोई टॉपिक नहीं मिलेगा. ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है. एंड अगर आपका ये टॉपिक समझ गया आपको तो ट्रस्ट मी गाइज, आपका 10th 11th 12th इतना इजी जाएगा. बिकॉज ये जो मेजरमेंट ऑफ मासेस है आपको 12th तक, लाइक आप इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें ये बहुत लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, इसके लिए अगर आप फ्यूचर में साइंस लेने वाले हो तो इस टॉपिक को कभी स्किप मत करना. ठीक है, एंड बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत, ट्रस्ट में. ओके, मैं इजी बनाऊंगा आपके लिए. ठीक है, डोंट वरी. सो विल स्टार्ट विद द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, जब भी एक कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन कुछ लॉज फॉलो करती है. ठीक है, सो टोटल कुछ 4 से 5 लॉज है, बट हम इसमें से सारे के सारे नहीं स्टडी करने वाले. हम 1 से 2 स्टडी करेंगे जो कि हमारे टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल चेंज. ठीक, जब भी कोई एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस चेंज होते हैं. मैं आपको बताता हूँ, ये आपको थोड़े जस्ट एडवांस है, जस्ट ध्यान से देखना. जो भी आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, ओके, दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, इनमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, लाइक कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं. ठीक है, होता क्या है, रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. तो जब ये कन्वर्ट होते हैं तो ये कुछ लॉज को फॉलो करते हैं. ठीक है, एंड ये जो चेंज होता है, क्या होता है, कंपोजिशन में चेंज होता है. ओके, द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल चेंज. ओके, रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. ओके, सो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है. ओके, यहाँ पे क्या किया है हमने, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ डायग्राम सो दैट आपको ये विजिबल होगा. सो देखो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिया है कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2. ठीक है, एंड साथ में हमने क्या लिया है, एक सोडियम सल्फेट का टेस्ट ट्यूब में लिया है सॉल्यूशन. ओके, सो देखो ये जो है ना, ये बड़ा वाला इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, और जो अंदर ये छोटा वाला है ये है एक टेस्ट ट्यूब. ओके, सो कोनिकल फ्लास्क में हमने एक केमिकल लिया है CaCl2. ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड. एंड ये जो टेस्ट ट्यूब है अंदर वाला, इसमें भी हमने एक केमिकल लिया है, दैट इज Na2SO4, सोडियम सल्फेट. ठीक है, सी पहले हमने क्या किया है, कैल्शियम क्लोराइड को अलग रखा है. देखो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड रखा है एंड यहाँ पे सोडियम सल्फेट रखा है, दोनों अलग अलग रखा है. जब इसका एक ब्लू कलर होता है, ओके, तो जब इसका वेट लिया तो हमने देखा कि 300.23 ग्राम इतना वेट है. ओके, जब हमने ये मिक्स किया, ठीक है, तब ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, एंड प्रोडक्ट में क्या बना आपका, कैल्शियम सल्फेट. ठीक है, CaSO4 क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट, जो कि होता है वाइट कलर का. देखो वाइट कलर का. ठीक है, इन NaCl सॉल्यूशन. सो देखो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ. ठीक है, आपको केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अभी से आदत लगा लो केमिकल रिएक्शंस लिखने की. ठीक है, सो देखो आपका जब कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट होगा Na2SO4 से, दैट इज सोडियम सल्फेट, तो बनेगा क्या, कैल्शियम सल्फेट प्लस NaCl. ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये है आपके रिएक्टेंट्स. ठीक है, रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये क्या है, आपके प्रोडक्ट है. सो ये जो ब्लू कलर का कैल्शियम क्लोराइड था, सॉरी ब्लू कलर का नहीं होता, सो ये जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा. ये जो हमने कोनिकल फ्लास्क है उसको एयर टाइट किया है. देखो यहाँ पे हमने एक रबर कॉक लगा दिया है जिसकी वजह से एयर टाइट हो गया. ठीक है, तो अभी इसमें से जो भी लाइक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स है वो ना बाहर जाएगा एंड बाहर वाला एटमॉस्फेयर अंदर नहीं आएगा, सो दैट अंदर का जो मास है वो कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, जो हमने रिएक्टेंट्स का मास लिया था उतना ही मास इसका प्रोडक्ट्स का भी होगा, 300.23 ग्राम. सो हमने जब रिएक्शन किया तो रिएक्शन में कोई भी मास चेंज नहीं होगा. ठीक है, जितना आपने रिएक्टेंट्स लिया
उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। समझा? ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने रिएक्टेंट थोड़ा लिया एंड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने रिएक्टेंट ज़्यादा लिया तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, अगर आपने रिएक्टेंट कम लिया तो प्रोडक्ट भी कम ही बनेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अभी जो भी अपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ध्यान से देखना क्या लिखा है। इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो हमने अभी देखा, ठीक है, इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत बार डेफिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली 1 मार्क का डेफिनेशन आता है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, तो उसमें आपको ये लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ है, जितना आपका रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे कभी नहीं होगा कि सपोज आपने 1 ग्राम का रिएक्टेंट अगर आपने लिया तो 1 ग्राम का ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं अगर हम उसको एयर टाइट रखते हैं तो। ठीक है, अगर ऑब्वियसली बाहर के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करेंगे तो मे बी प्रोडक्ट ज़्यादा बन सकता है या फिर कम बन सकता है, बट हम एक प्रॉपर अगर कंडीशन में कोई भी रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं तो जितना आपका रिएक्टेंट्स है उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, कभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स कम ज़्यादा नहीं होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लॉ आपको 10th में फिर से आने वाला है। ठीक है, सो ये लॉ याद रखना। सो नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन स्टेट्स दैट द प्रपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। बहुत कंफ्यूजिंग लाइन लगा होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। सी, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, देन फिर से ये स्टेटमेंट हम रीड करेंगे। सी स्टूडेंट्स, सो देखो, सपोज एक कंपाउंड है आपका H2O, ठीक है, वाटर। इसमें जो देखो, इसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। बराबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 ही है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, ये एक प्रॉपर रेशो में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन रेशो, प्रेजेंट इन कांस्टेंट रेशो। ठीक है, इसका मतलब इसका जो रेशो होता है, देखो कांस्टेंट रेशो होता है, इसका रेशो होता है 1:8। इसका मतलब हाइड्रोजन 1 होगा तो ऑक्सीजन 8 होगा। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, सॉरी। सो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो आपका हाइड्रोजन है वो कितना है, 1 है, तो ऑक्सीजन कितना आएगा, 8। ठीक है, सपोज हमने 9 ग्राम वाटर लिया। ठीक है, तो उसमें 1 ग्राम होगा आपका हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम होगा ऑक्सीजन। ठीक है, अभी ये क्यों आया, बिकॉज देखो 1:8 का रेशो है, अगर हम इनका एडिशन करते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा, राइट। तो जब कोई भी 9 ग्राम ऑफ वाटर होगा तो 1 ग्राम उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन, एंड 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऐसे हम रेशो को सॉल्व करते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 18 ग्राम वाटर है, ठीक है, तो उसमें H कितना आएगा एंड O कितना आएगा, तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो रेशो का एडिशन है उसको हमने क्या किया, इंटू 2 किया, तभी हमें 18 मिला, राइट। तो इस 1 को भी हम इंटू 2 करेंगे एंड इस 8 को भी हम इंटू 2 करेंगे, तो देखो 1 इंटू 2, 2 ग्राम आएगा इसमें हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन कितना आएगा, 8 2 16 ग्राम। ठीक है, जब हम इनका एडिशन करेंगे तो टोटल 18 ग्राम वाटर बनेगा। समझा? अगर सेम मैंने अगर लिया 36 ग्राम ऑफ H2O, तो इसमें देखो H एंड O है, राइट। तो इसमें हमने पहले क्या किया, देखो
एडिशन क्या है 9 है, 9 को जब हम इंटू 4 करेंगे तब 36 आएगा, 9 को हमने क्या करना पड़ेगा इंटू 4 करना पड़ेगा तब 36 आएगा, ठीक है। तो रेशियो में जितने प्रेजेंट है 1 को इसको भी इंटू 4 करेंगे एंड 8 को इसको भी इंटू 4 करेंगे, तो जब हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 ग्राम हाइड्रोजन, एंड जब ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 ज़ा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड जब हम इसका एडिशन करेंगे तो टोटल 36 ग्राम आएगा। इनका एडिशन जितना है आपका वाटर उतना ही आएगा, ठीक है। 36 ग्राम अगर वाटर लिया तो H एंड हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का जो मास होगा वो सेम आएगा, लाइक उसका जो एडिशन है वो भी 36 ही आएगा, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगा, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझे। सी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इसका जो कांस्टेंट रेशो है वो है आपका 3:8, ठीक है। इसका मतलब अगर सपोज 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, तो इसमें कार्बन का अमाउंट 3 होगा एंड ऑक्सीजन का अमाउंट होगा 8, ओके। अभी ध्यान से देखो, अगर मैंने आपको बोला कि 33 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मैंने आपको पूछा कि कार्बन का कंटेंट कितना आएगा एंड ऑक्सीजन का कंटेंट कितना आएगा, तो आप क्या करोगे इमीडिएटली। देखो आप सबसे पहले रेशो आपको एग्जाम में दिया होगा रेशो, ठीक है। सो आपको रेशो दिया है, आप इसका क्या करोगे एडिशन करोगे, 8 + 3 11, तो ये जो टोटल है वो कितना है 33 है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, 11 को इंटू 3 करना पड़ा, तो सेम हम 3 को भी इंटू 3 करेंगे एंड 8 को भी इंटू 3 करेंगे, ओके। सो 3 3 ज़ा 9 ग्राम आएगा आपका कार्बन एंड 8 3 ज़ा 24 ग्राम क्या आएगा आपका ऑक्सीजन, एंड जब हम इनका एडिशन करेंगे तब वो आएगा टोटल 33 ग्राम। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, सी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो देखो दोनों का जो रेशो था उनकी एडिशन क्या थी 3 + 8 11, यहाँ पे जो टोटल है इसको हमने क्या किया इंटू 5 किया है, राइट। तो हमें इन दोनों को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 5 15 एंड 8 × 5 40, ठीक है। एंड जब हम इनका एडिशन करेंगे तब कितना आएगा 55 ही आएगा, ठीक है। सो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना भी लेने दो, उसका जो रेशो है कार्बन टू ऑक्सीजन का वो हमेशा 3:8 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज अगर आपने 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो भी उसमें यही प्रपोर्शन से प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लो उसमें जो प्रपोर्शन होगा कार्बन टू ऑक्सीजन का वो कभी चेंज नहीं होगा, वो इतना ही रहेगा 3:8 ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ओके। सो जैसे कि हाइड्रोजन में वाटर में क्या होता है 1:8, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है 1:8 होता है, ठीक है। तो आप कितना भी पानी लो, 1 ग्राम वाटर लोगे तो भी उसमें 1:8 रेशो होगा, 0.1 ग्राम लोगे तो भी उसमें 1:8 ही रेशो होगा, ठीक है। एंड आप अगर 100 ग्राम लोगे तो भी उसमें 1:8 ही रेशो होगा। ये जो रेशो है 1:8 ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एट एनी पॉइंट ये चेंज नहीं होगा, ओके। सो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अभी जब आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखो क्या कहा है, द प्रपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है, इन द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, ओके। सो प्रपोर्शन, ठीक है, यानी कि क्या होता है जो हमने देखा ना 1:8 देन 3:8, ये क्या होता है प्रपोर्शन होता है कि इस प्रपोर्शन में प्रेजेंट है कंपाउंड में एलिमेंट्स, ओके। सी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे क्या है एलिमेंट्स है, ये क्या है सारे के सारे एलिमेंट्स है।
जब दो एलिमेंट्स है, फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स साथ में आते हैं तो बनता है एक कंपाउंड। जैसे कि H2O क्या है, एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कंपाउंड है। NaCl क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कंपाउंड है। जब एलिमेंट्स साथ में आते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ओके, सो द प्रपोर्शन बाय मास ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज डिफरेंट इन द डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स। सो ये जो प्रपोर्शन है 1:8, 3:8, ये कभी चेंज नहीं होता, आपका कंपाउंड कितना भी चेंज होने दो। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आप एक दो बार देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटम एग्जैक्टली क्या होता है वो हम देखेंगे, एंड एटम का साइज क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। सो देखो, सेंटर ऑफ एन एटम इज द न्यूक्लियस। ओके, पहले मैं आपको ना इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेंटर होता है एटम का, जो कि ऑलमोस्ट 99.99% मास कैरी करता है, वो होता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस। इसके सराउंडिंग में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला, ये दूसरा, बहुत ही गंदा डायग्राम आया है, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, सो देखो, ये जो है सेंटर में, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं ना। एंड ये जो सराउंडिंग में घूम रहे, ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2, ये जो सराउंडिंग में घूम रहे जो रेड रेड है, वो क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स। ना, इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एंड न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, एंड न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। यही दो चार्ज अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इसके सराउंडिंग में घूमते हैं। ठीक है, अगर सेम चार्ज होता तो रिपेल करता, तो कभी लाइक ऐसे रिवॉल्व करता ही नहीं। ठीक है, एंड एग्जैक्टली क्यों घूमते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अभी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, तो देखो, न्यूक्लियस के अंदर और दो कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, पहला होता है उसका प्रोटॉन। ये जो ब्लू कलर का है, ये क्या है, इसका प्रोटॉन। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ब्लू है, इसका प्रोटॉन। ठीक है, एंड यही प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देता है न्यूक्लियस को। ठीक है, अगेन न्यूक्लियस में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज मटेरियल है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, जो कि एक्चुअली न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज देता है। ठीक है, एंड एक और कंपोनेंट होता है वाइट वाला, देखो ये वाइट वाला जो कंपोनेंट, एंड ये न्यूक्लियस के अंदर है स्टूडेंट्स, ये जो वाइट वाला कंपोनेंट है ये होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, जो कि न्यूट्रल होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का जो सेंटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन।
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दिस प्रोटॉन प्रोवाइड्स पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड्स न्यूट्रल चार्ज, ठीक है, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। वेर एज ये जो साइड में ग्रीन कलर के हैं ये है शेल्स, एंड इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के हैं वो क्या है, शेल्स है। देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बहुत सारे शेल्स होते हैं। इन शेल्स के इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपना प्लैनेट है, सेंटर में सन है एंड प्लैनेट्स उसको सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटॉन, ठीक है। सो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, अगर इसका मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है, कोई भी एटम का अगर मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, ये देखो ये आउटर मोस्ट शेल है, ये न्यूक्लियस के सेंटर से इस आउटर मोस्ट शेल तक, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है एटॉमिक रेडियस। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अगर सपोज कोई एक ऐसा एलिमेंट एटम होगा, देखो यहाँ पे होगा इसका न्यूक्लियस, ठीक है, एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2 शेल्स है, ठीक है। तो इस सेंटर से, ठीक है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से जो लास्ट वाला शेल है उसका डिस्टेंस क्या कहेंगे हम लोग, एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे 3 शेल थे तो जो आउटर मोस्ट शेल है उस शेल तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। एंड एटॉमिक रेडियस इसका ही मतलब होता है एटॉमिक साइज, ठीक है। जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस उतना बड़ा एटम का साइज, ठीक है। अगर सपोज एक ही शेल होगा तो एटम का साइज छोटा होगा, 2 शेल रहेंगे एटम का साइज थोड़ा बढ़ेगा, 3 और बढ़ेगा, 7 8 जैसे जैसे हम शेल्स बढ़ाते जाएंगे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो ये होता है एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस टू लास्ट शेल, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस, एंड वही होता है आपका एटॉमिक साइज, ठीक है। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया। ये बहुत बेसिक्स है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो मैंने पढ़ाया वही यहाँ पे लिखा है मैंने, सेंटर ऑफ द एटम न्यूक्लियस एंड देर आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज वाइल द पार्टिकल दैट मेकअप द न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन, एंड न्यूट्रल चार्ज कौन देगा, न्यूट्रॉन, ठीक है, जो साथ में मिलके एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली देखो पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल क्या बनेगा, पॉजिटिव। सो न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस, ठीक है। जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस उतनी बड़ी उसकी साइज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स, ठीक है। देखो नैनोमीटर एक बहुत छोटा सा यूनिट होता है, जैसे हमने मीटर देखा है, ठीक है, मीटर बहुत बड़ा होता है, तो एटम इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। एटम बहुत छोटे होते हैं, बहुत लाइक एटम्स हमें दिखते ही नहीं। पहली बात तो एटम अगर हमें देखना होगा तो हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, एंड वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, जो कि लाइक बहुत बहुत कॉस्टली होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑलमोस्ट 3 करोड़ का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इतना महंगा माइक्रोस्कोप लगता है अगर हमें एटम देखना है तो, ठीक है। आपको कभी तो एटम का फोटो आप देख सकते हो गूगल पे, ठीक है। सो देखो एटम जैसे मैंने बोला बहुत छोटे होते हैं, तो वो हम एक्सप्रेस करते हैं नैनोमीटर से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन बताता हूँ। यूनिट कन्वर्जन इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक स्पेशल लेक्चर लूँगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट कन्वर्जन आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर्स,
ठीक है, इसका मतलब 1000 मिलीमीटर्स। ठीक है, अगर मैं 1000 मिलीमीटर्स को साथ में लेता हूँ तो 1 मीटर मेरा डिस्टेंस बनता है। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर को और छोटी यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ तो 10⁶ माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका मतलब 1 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6 माइक्रोमीटर। सी, मिलीमीटर से छोटा होता है माइक्रोमीटर। ठीक है, एंड अगर वही मैंने 1 मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, एंड अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नैनोमीटर, ये होता है आपका यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, जैसे कि आपको ना जो आपका स्केल होता है ना प्लास्टिक का, उसमें आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ऐसे होता है ना। 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, वही 25 मिलीमीटर। तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है वो बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर्स में होता है, तो उसको हम नैनोमीटर से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो ये जस्ट छोटा सा यूनिट कन्वर्जन था जो आपको याद रखना है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁶ माइक्रोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कुछ हमने साइज दिया है। ओके, सो एटॉमिक रेडियस मीटर्स में दिया है। ठीक है, एक्चुअली नैनोमीटर में देते हैं, बट अभी देखो अगर मीटर्स में दिया ना तो ऐसा साइज आएगा, 10⁻⁻ में आएगा, बिकॉज इतना छोटा होता है। तो हाइड्रोजन का देखो एटम का साइज क्या है, 10⁻10 मीटर्स। ओके, वाटर दैट इज H2O, उसका क्या है 10⁻⁹। ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन का देखो 10⁻8। सो ये क्या है, एटॉमिक रेडियस, मतलब ये एटॉमिक साइज, जो कि किस में दिया है, मीटर्स में दिया है, जो कि एक्चुअली मीटर्स में नहीं होता, नैनोमीटर्स में होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एंड यही यूनिट कन्वर्जन के लिए मैं एक आपको स्पेशल लेक्चर अरेंज कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। ओके, सो ये सारा का सारा आपको एटम के साइज में याद रखना है। दिखता कैसे है एटम, एटम का साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो ये सब कुछ चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स में पूछी जा सकती है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।